नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करेंगे जो कि वही क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं। इससे पहले मैंने 38 क्वेश्चन हिंदी के करा दिए हैं। यहाँ से 38 तक क्वेश्चन आपके हिंदी के हो चुके हैं, जिसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इस अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोगों का इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर टेलीग्राम का जो लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे कि सूर सरोवर रामसर स्थल ये कहाँ पर है। ये हमारा उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है। कहाँ पर ये हमारा है? उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है। और यह हमारा मानव निर्मित कैसा है? मानव निर्मित जलाशय है। कैसा है? मानव निर्मित जलाशय है। तो इसको मानवों द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक नहीं है, इसे बनाया गया है। तो यहाँ पर ये सूर सरोवर रामसर कहाँ पर? आगरा में है, और यह मानव निर्मित जलाशय है। तो यहाँ पर इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि यह एक मानव निर्मित जलाशय है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर केवल हमारा 2 वाला उत्तर सही हो जाएगा, केवल 2। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है। तो क्वेश्चन 40 यहाँ पर कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग बात करेंगे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। जो हमारा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है, ये हमारा यहाँ पर बेसिकली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के यूपी के चंदौली ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? चंदौली ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसकी स्थापना की गई थी, वो स्थापना इसकी की गई थी 1957 ईस्वी में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी 1957 में। और यहाँ पर जो इसका कुल क्षेत्रफल है वो 78 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 78 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, और जो इसका कुल क्षेत्रफल है वो 78 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? जनपद चंदौली। चंदौली कहाँ पड़ता है हमारा? बेसिकली यूपी में पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो जो हमारा भाबर क्षेत्र होता है, वहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कंकरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 42। तो 42 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकाल की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकाल की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन सा क्षेत्र है। तो वो हमारा यहाँ पर बुंदेलखंड है। कौन है? बुंदेलखंड है, जो कि आद्यकाल की प्राचीन शैलों से निर्मित है। जो यहाँ पर
बुंदेलखंड का आप लोग एक क्वेश्चन आता है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था। तो बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था वो आप ध्यान रखेंगे जेजाक भुक्ति। क्या था? जेजाक भुक्ति इसका हमारा प्राचीन नाम था, जेजाक भुक्ति। प्राचीन नाम इसका था जेजाक भुक्ति। और ये किससे अलग किया गया था? ये यूपी से अलग कर दिया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यूपी का क्षेत्रफल कितना है। तो यूपी का हमारा क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि विश्व का कितने प्रतिशत है? तो विश्व का कितना प्रतिशत है? 7.33%। इतना हमारा विश्व के प्रतिशत से है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। तो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे हुआ था? लंदन के यूके में। तो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। तो क्वेश्चन 45 कह रहा है कि 21वीं सदी के आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों द्वारा जारी की गई? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 45 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किन देश के बीच में जारी की गई? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे यूएसए एंड यूके के बीच में जारी की गई थी। तो यहाँ पर यूएसए एंड यूके। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। कब की गई थी? तो ये हमारी की गई थी 8 जून 2023 को साझेदारी की गई थी। 8 जून 2023। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। तो क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर कह रहा है कि जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एक उप कार्यालय कहाँ खोला गया? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पे खोला गया था? नागालैंड के कोहिमा शहर में खोला गया था। तो कहाँ पे खोला गया था? नागालैंड में। तो ये हमारा कहाँ पे पड़ता है? कोहिमा कहाँ पड़ता है? नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 47, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक पहली बात आप ध्यान रखेंगे कोसल। तो कोसल एक हमारा ही महाजनपद है। इसकी हमारी राजधानी थी अयोध्या या श्रावस्ती। श्रावस्ती कह सकते हैं या फिर हम लोग इसको अयोध्या भी कह सकते हैं। इसके बाद आप लोग वज्जी ध्यान रखेंगे। वज्जी इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंद्रप्रस्थ। इसके बाद गांधार। गांधार की हमारी राजधानी क्या थी? इसकी थी तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। ये सारे महाजनपद थे, ये इनकी राजधानी थी। तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। वज्जी की थी इंद्रप्रस्थ और गांधार की राजधानी थी हमारी तक्षशिला। तो यहाँ पर पूछा गया किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो किसकी थी हमारी यहाँ पर? गांधार की। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि गुजरात में झील वसुधा एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो ऐसी कौन सी झील है जो मौर्यों के शासनकाल में बनाई गई थी? बेसिकली गुजरात में स्थित है। तो वो हमारी कौन सी झील है? सुदर्शन झील। कौन सी है? सुदर्शन झील, जो कि कहाँ पर बनाई गई है? गुजरात में है, जो कि यहाँ पर मौर्यों के द्वारा बनाई गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, सभी को पता होगा पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी?
तो किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कब हुई थी? तो ये उनकी मृत्यु हुई थी 1210 में। कब हुई थी? 1210 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन 50 यहाँ पर कह रहा है कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान के समय में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था? तो टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1750 ईस्वी में। टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में स्थित बेंगलुरु के निकट कोलार जिले में हुआ था। कोलार जिले, कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। तो क्वेश्चन 51 यहाँ पर कह रहा है कि 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1919 में घटना कौन सी घटित हुई थी? सभी को पता है 19 मार्च 1919 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बंगाल का विभाजन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मॉन्टेक्यू जेम्स फोर्ड की सुधार की घोषणा कब की थी? तो इसने कब की थी? तो इसने की थी 1919 में। कब की थी? 1919 में की थी। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग की हत्याकांड हुई थी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी घटना यहाँ पर नहीं हुई थी? तो रॉलेट एक्ट घटना पारित नहीं हुआ था। कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो हमारा है वो 19 मार्च 1919 में हुआ था। तो यहाँ पर सिर्फ पूछा गया 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो नहीं हुई थी रॉलेट एक्ट की। 19 मार्च अगर लिखा होता तो हमारा सही आंसर हो जाता 19, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाता। अगर यहाँ पर केवल 1919 लिखा है तो यहाँ पर देखो 1919 का एक ए भी ऑप्शन है, ए भी ऑप्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही यहाँ पर आंसर माना जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन एरर है, इसमें गलती हो जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इनको यहाँ पर डेट मेंशन करनी चाहिए थी कितनी डेट है, क्योंकि 1919 में ए भी है, 1919 में ए भी है। तो यहाँ पूछ रहा कौन सी घटना घटित नहीं होती। तो जो हमारा रॉलेट एक्ट है वो भी हमारा 1919 को ही लागू किया गया था। कब किया गया था? 1919 को। पर यहाँ पर लिखा है नहीं हुई है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। बंगाल का विभाजन का ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल से, क्योंकि यहाँ पर 1905 था, थोड़ी सी गलती हो गई। 1905 वाला ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमने देख नहीं पाया, सॉरी। तो यहाँ पर देखो 1919 में ये भी घटना घटित हुई थी, और ये भी 1919 की घटना है, ये भी 1919 की घटना है, ये हमारी 1905 की घटना। तो ये पूछा 1905 में कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी? तो बंगाल का विभाजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? तो आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? तो वो हमारे यहाँ पर अगुआ थे खान अब्दुल गफ्फर खान। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है इनको और किस नाम से जानते हैं? तो इनको यहाँ पर बेसिकली सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे। सीमांत गांधी के भी नाम से जानते थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी जो पहाड़ी है वो असम में स्थित नहीं है? तो वो हमारी कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ। ये हमारी बेसिकली असम में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? तो कार्बी आंगलोंग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरीय भाग विस्तार है, जो कि मेघालय का पठार। ये कहाँ पर स्थित है?
ये हमारा एक मेघालय का पठार है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मेघालय सहित पठार है, इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है असम में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जवादी पहाड़ियाँ, तो जवादी पहाड़ियाँ हमारी कहाँ पर हैं और सेवराय पहाड़ियाँ दोनों कहाँ पर स्थित हैं? ये दोनों हमारी यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अरावली पहाड़ी तो जानते हैं कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। तो ये हमारी कहाँ पर स्थित है? असम में हमारी ये पहाड़ी स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन 54 यहाँ पर कह रहा है उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वो दर्रा हमारा कौन सा है? लेपू लेक दर्रा, इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 है। तो क्वेश्चन 55 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में भारत का कौन सा राज्य जाना जाता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है? तो वो हमारा कौन है? वो हमारा कौन हो जाएगा? उत्तराखंड के नैनीताल जिले को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी नैनीताल हमारा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, जिसे हम लोग लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 है। तो क्वेश्चन 56 यहाँ पर कह रहा है भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? तो किस राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? ऑर्किड यहाँ पर क्या होता है? ऑर्किड एक प्रकार की वनस्पति जगत का सुंदर पुष्प है। ये आप ध्यान रखेंगे, जो ऑर्किड होता है एक पुष्प है जो कि यहाँ पर विश्व जगत का सुंदर पुष्प है। तो ये बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है? तो ये हमारा पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसको पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है। तो यहाँ पर कह रहा है भाई कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी की थी? तो वो हमारा कौन सा अधिनियम था? तो वह हमारा अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है। तो क्वेश्चन 58 यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो ये हमारा किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो किस यहाँ पर राज्य का विधानमंडल है वो द्विसदनीय है? तो वह हमारा कौन है? तो वो यहाँ पर हमारा है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो यहाँ पर वर्तमान में केवल 6 राज्य उत्तर प्रदेश, आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषदें विद्यमान है। ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर कह रहा है कि संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई है। तो किस धारा द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है? तो वो धारा हमारी कौन सी हो जाएगी? 81 जो धारा है उसके द्वारा यहाँ पर अधिनियम इसको लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो हमारा कौन है? तो वो हमारा हो जाए भारत का अटॉर्नी जनरल। जो हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं वो संसद के सदस्य ना होते हुए भी उसके कार्रवाई में भाग ले सकते हैं।
तो आप इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है। तो यहाँ पर कह रहा है राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती राजगाह मृत्यु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 है। भारत के कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। जो महंगाई भत्ता है उसको किस आधार से तय किया जाता है? तो किस पर तय किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचांक। तो यहाँ पर इसको शॉर्टकट में हम लोग CPI भी कहते हैं। CPI कस्टमर, यहाँ पर कस्टमर प्राइस इंडेक्स, कस्टमर प्राइस इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कस्टमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचांक। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से कौन सा फोर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वैसे कौन सा यहाँ पर कार्य है जो वहाँ पर चौथे क्षेत्र में आता है? तो वो हमारा कार्य कौन सा है? तो वो यहाँ पर हमारा काम है सूचना प्रौद्योगिकी है, जो हमारा चौथे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो ग्रीन बैंकिंग का बेसिकली क्या अर्थ है? पर्यावरण संरक्षित परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। बेसिकली ग्रीन बैंक एक इको फ्रेंडली फाइनेंसिंग बैंक है जो व्यवसाय को वित्त पोषण करते समय पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान रखता है। व्यवसाय से स्थायी सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए हरित बैंक आवश्यक है। तो ये था हमारा इसका रीज़न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर आता है। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसके अन्य मुद्राओं का सापेक्ष मूल्यों की अपेक्षा की जाती है। तो किसकी अपेक्षा की जाती है? तो की जाती है कमी की अपेक्षा की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? अगर जो हमारी RBI है वो नगद रिजर्व अनुपात कम कर देती है तो यहाँ पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऋण सृजन बढ़ेगा। जो हमारा ऋण सृजन है वो उसका अनुपात बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि किस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम है? इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में नियोजन कार्यक्रम है। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना कब जारी की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब जारी की गई थी? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना जारी की गई थी। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार किस महिला को प्रदान किया गया था? तो हमारी महिला कौन थी? मदर टेरेसा थी, जिनको सबसे पहले 1900 यहाँ पर लगभग यहाँ पर 1900 इनको यहाँ पर 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1980 में इनको यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये आप 2 पॉइंट याद रखेंगे। 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1980 में इनको भारत रत्न का अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 आता है। किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है? तो ये सभी को आंसर पता होगा। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही आंसर है वो ब्रेंडन मैकुलम है। क्या है? ब्रेंडन मैकुलम। इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लाइट ऑफ विजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्लाइट ऑफ विजन के यहाँ पर लेखक कौन है?
रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड यहाँ पर फ्लाइट ऑफ विजन के यहाँ पर लेखक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, जो हमारी म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्या है? म्यांमार की मुद्रा है हमारी ख्यात। क्या है? ख्यात जो है वो हमारी म्यांमार की मुद्रा है। इसके बाद चीन की मुद्रा हमारी क्या है? युआन है। और यहाँ पर जापान की जो मुद्रा हमारी येन होगी, जापान की मुद्रा येन होगी। इसके बाद इराक की जो मुद्रा हमारी दीनार होती है, इराक की मुद्रा हमारी दीनार होती है। म्यांमार की मुद्रा क्यात होती है। इतनी आप ध्यान रखेंगे, जापान की येन और इराक की दीनार और चीन की हमारी होती है युआन। तो आप यहाँ पर इतने ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ सबसे पहले उपकरण में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो क्वेश्चन साफ यहाँ पर यही है कि पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वो किसने किया था? एलेक्जेंड्रे वोल्टा ने पावर बैटरी का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग नेक्स्ट मैथ का भी चाहते हैं तो आप लोग मैथ का चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हमें मैथ का चाहिए कि रीजनिंग का चाहिए। जिसका भी आप लोगों का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।